पुर्तगाली, भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज और पुर्तगालियों का आगमन। यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डी गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे थे, लेकिन केप ऑफ गुड होप होकर जब वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचा तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूरब में यूरोपीय शक्तियां सीधे औपनिवेशीकरण से शुरुआत नहीं कर सकी। ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक एवं अस्त्र के कारण उनकी तीव्रता से समुद्री शक्ति और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम कर लिया। पुर्तगालियों का मंतव्य। पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि वे व्यवसाय करने भारत आए थे, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा था ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाईयत में परिवर्तित करना और अपने प्रतिस्पर्धियों, विशेष रूप से अरब को बाहर खदेड़कर व्यापक रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उनके जहाजों को लूटा, उन पर आक्रमण किए, जहाजियों को लूटा और अन्य दमनात्मक कार्यवाहियां की। पुर्तगालियों की सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुएल प्रथम ने 1501 ईस्वी में अरब, भारत और फारस के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित कर दिया। पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति। भारत में पुर्तगालियों ने जिस समय अपना आगमन किया, उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उनकी अत्यधिक मदद की। गुजरात के सिवाय, जहां शक्तिशाली महमूद बेगरा का शासन था, समस्त उत्तर भारत छोटी छोटी शक्तियों में विभाजित था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया था। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जिनके पास नौसैनिक शक्ति हो, और न ही उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को विकसित करने के बारे में सोचा। सुदूर पूर्व में चीनी शासक की शासकीय डिग्री मात्र चीनी जहाजों की नौवहनीय पहुंच तक सीमित थी। जहां तक अरब व्यापारियों और जहाजों के मालिकों का संबंध है, जिन्होंने पुर्तगालियों के आगमन से पूर्व तक हिंद महासागर के व्यापार पर वर्चस्व कायम किए हुआ था, पुर्तगाली संगठन एवं एकता की बराबरी नहीं कर सके। भारत आगमन के अभिप्रेरण। वास्तव में 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेनिस, इटली का एक राज्य, वेनिस की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे थे और उनके लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने लगे। जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पार्सिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली, तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क के मार्ग बंद कर दिए गए। पूरब से वस्तुएं यूरोपीय बाजारों में मुस्लिम मध्यवर्ती के माध्यम से पहुंचने लगी। वेनिस ने प्राचीन समय से इस व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा और परिणाम स्वरूप बेपनाह धन संपदा और प्रभाव अर्जित किया। राजकुमार हेनरी, जो पुर्तगाल का नाविक था, ने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाली समुद्री मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया। 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया और इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा गया। यद्यपि वो 1488 में लिस्बन लौट आया और इसके लगभग 10 वर्ष के अंतराल पर 1998 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। वास्को डी गामा के लिस्बन में विजयी वापसी पर पुर्तगाल के सम्राट ने पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल, जो कि ब्राजील का खोजी था, के नेतृत्व में बार्थोलोमियो डियाज के साथ 13 जहाजों और 1200 लोगों का एक जहाजी बेड़ा भेजा। लेकिन कैब्रेल को कालीकट में जमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। कैब्रेल ने कोचीन और कन्नौज में व्यापार सुरक्षित करने के लिए कालीकट को छोड़ दिया। वो काफी बड़े मुनाफे के साथ लिस्बन लौटा। पुर्तगाली एवं जमोरिन। वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 में कालीकट आया। व्यापार एवं विजय हेतु उसके नेतृत्व में एक बड़ा सुसज्जित बेड़ा भेजा गया। जमोरिन से उसके संबंध मित्रतापूर्ण नहीं थे। पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुता हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों, विशेष रूप अरब व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उनका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या अड्डों पर कब्जा स्थापित करके अपनी नौसेना की वर्चस्वता को कायम रखना चाहते थे और उनका विकास करने के लिए कटिबद्ध थे। फितोरिया ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे होते थे जहां से नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। पुर्तगालियों ने अपने पार समुद्रीय विस्तार के लिए विशेष रूप से अफ्रीकी तट पर इसी प्रकार के अड्डों का इस्तेमाल किया।
उन्हें आभास हुआ कि भारत में इन अड्डों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा और इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। का शासक जमोरिन हालांकि पुर्तगालियों की मंशा से चिंतित नहीं था। जब जमोरिन ने अपने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया, तब पुर्तगालियों ने वहां गोलाबारी की। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई पूर्वक कोचीन और कालीकट की शत्रुता का लाभ उठाया और कोचीन के राजा के मालाबार क्षेत्र में अपना पहला किला बनाया। 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक तक मामूलक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ा को पराजित कर दीव पर अधिकार जमा लिया। उन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार किया और उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक अपने आप को सीमित रखने की घोषणा करने के पश्चात पुर्तगाली पूर्वी समुद्री क्षेत्र के एक छत्र बादशाह हो गए, जिसे एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना गया। भारत में पुर्तगाली का एक नया इतिहास वर्ष 505 में प्रारंभ हुआ, जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया और उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त सुविधा एवं बल प्रदान किया गया। फ्रांसिस्को de अल्मीडा नव नियुक्त गवर्नर को भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करने को कहा गया और अदन, अरमूज और मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापारियों को बर्बाद करने का निर्देश दिया गया। उसे अजंदीवा, कोचीन, किन्नौर और किल्वा में किलेबंदी की सलाह भी दी गई। वेनिस के घटते हुए व्यापार पर नजर रखते, जिनका आकर्षण व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था, मिस्र ने पुर्तगालियों को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी। अल्मीडा, जिसे उत्तरी अफ्रीका में मूर से युद्ध लड़ना पड़ा, जल्द ही इस चुनौती से उबर गया। हालांकि 1507 में पुर्तगाली जहाज स्क्विड्रन को मिस्र की और गुजराती नौसेना ने संयुक्त रूप से दीव से हटकर समुद्री युद्ध में हरा दिया और अल्मीडा का पुत्र मारा गया। अगले वर्ष अल्मीडा ने दोनों की नौसेना को पूरी तरह ध्वस्त करके हार का बदला ले लिया। विस्तार की रणनीति। अल्फांसो de अल्बुकर्क, जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मीडा का स्थान लिया, के पास अधिक बड़ी और व्यापक रणनीति थी। वो पूरब में अपनी मृत्यु से पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूरा कर लेना चाहता था। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वार पर अपने बेस स्थापित किए। भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में निर्णायक भूमिका द्वितीय गवर्नर अल्फांसो de अल्बुकर्क की रही। अल्बुकर्क स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 में भारत आया था। 1509 में उसे वायसराय नियुक्त किया गया और 1515 तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। उसने 1510 में बीजापुर से गोवा छीनकर ठोस शुरुआत की। गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था और एक सामरिक स्थल भी। यहाँ से पुर्तगाली मालाबार व्यापार पर नियंत्रण करते थे और दक्षिण के राजाओं की नीति का निरीक्षण भी। इस आधार पर पुर्तगाली गोवा के सामने की मुख्य भूमि दमन, राजौरी, दाभोल के बंदरगाहों पर कब्जा जमाने में भी सफल रहे। अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। 1515 में ही मलक्का और कुर्मुज, ईरान पर व्यापारी आधिपत्य कायम हो गया। अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। गोवा पर कब्जा। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर आसानी से कब्जा कर लिया, जो बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख पतन था। यह अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र जो यूरोपीय के अधीन हो गया। मलक्का पर 1511 ईस्वी में ही पुर्तगाली प्रभुत्व कायम हो चुका था। लाल सागर के मुहाने पर स्थित सुकत्रा द्वीप, सुमात्रा के दक्षिण ध्रुव, श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि में नए किले स्थापित किए गए। जावा, थाईलैंड, पेगु आदि से भी संपर्क स्थापित किए गए। 1518 ईस्वी से पुर्तगालियों ने चीन के संचाओ द्वीप पर बस्ती बसाना शुरू कर दिया। पुर्तगालियों ने पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1531 में चाउल, 1532 में दीव, 1536 में कांगनौर और मैंगलोर, होनावर, भटकल, कन्नौर, 1534 में सॉल्सेट और बेसिन, क्विलोन, भावनगर इत्यादि क्षेत्रों में अपना कब्जा जमाकर इनमें से कुछ क्षेत्रों में अपने कारखाने खोले। इन्होंने कारखाने का दुर्गीकरण आरंभ कर दिया। कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी पुर्तगाली सम्राट द्वारा नियुक्त होता था। पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व। पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कोरोमंडल तट पर स्थित मसूलीपट्टम, पुलिकट इत्यादि शहरों से वे वस्त्र इत्यादि वस्तुएं इकट्ठा करते थे। मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए
नागापट्टनम पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। नागापट्टनम के उत्तर में स्थित सैंथोम में पुर्तगालियों की बस्ती थी। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां के फरमान से बुंदेल में भी कारखाने खुले। 16वीं सदी के दौरान पूर्वी तट पर किलेबंदी नहीं हुई। 16वीं शताब्दी के आरंभ तक पुर्तगालियों का एशियाई व्यापार पर प्रभुत्व बना रहा। 1506 ईस्वी में मसाले के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया और दूसरी तरफ पुर्तगाली अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जी जान से भिड़ पड़े। कभी कभी व्यापार और लूटपाट में अंतर करना मुश्किल हो जाता था। भारतीय जहाजों से कई तरीकों से पैसे वसूल किया जाता था। इनमें प्रमुख थी कार्टेज व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाजों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाजों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा उन्हें लूट लेते थे। पुर्तगालियों के समुद्र पर वर्चस्व रहने का एक महत्वपूर्ण कारण था मुगल शासकों ने कभी भी मजबूत नौसेना तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया तथा सुदूर दक्षिण में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। पुर्तगालियों के पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी जिससे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो, इसलिए पूर्व की वस्तुओं के लिए वे पश्चिम से सोना, चांदी और अन्य रत्न लाया करते थे। मालाबार एवं कोकण तट से सबसे ज्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था। मालाबार से अदरक, दालचीनी, हरड़, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि निर्यात किए जाते थे। उत्तर पश्चिमी भारत से टाफ्टा, चिंट्स इत्यादि पुर्तगाली ले जाते थे। दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी इत्यादि इकट्ठा किया जाता था। भारत से पुर्तगालियों का व्यापार इतना बढ़ गया था कि मात्र काली मिर्च की खरीद के लिए संयुक्त व्यापार संघ ने 1,70,000 क्रूजेरो प्रति वर्ष भारत भेजने का निर्णय लिया था। पुर्तगाली फ्लैंडर्स, जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों से गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर इत्यादि वस्तुएं भारत में लाते थे। ढाले हुए सिक्के भी कोचीन के बंदरगाह पर लाए जाते थे। इस प्रकार पुर्तगालियों ने न केवल मसाले के व्यापार से लाभ अर्जित किया, अपितु विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने के कार्य से भी लाभ कमाया। भारत में पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया वायसराय था, जो 3 वर्षों तक अपने सचिव के साथ कार्य करता था और बाद के वर्षों में एक परिषद के साथ कार्य करता था। गिरिजा प्राधिकरणों के साथ मतभेद एवं संघर्ष के चलते उसकी शक्तियों का ह्रास हुआ। इसके अतिरिक्त विडोर द फाजेंडा का महत्व बढ़ गया, जो राजस्व और कांगो एवं नौसैनिक बेरों भेजने के लिए जिम्मेदार था। अफ्रीका से लेकर चीन तक के किले कैप्टन के नियंत्रणाधीन थे, जिसकी शक्तियों में संचार की कठिनाइयों ने वृद्धि की। संभवतः पुर्तगाल और गोवा से नियंत्रण के अभाव ने सत्यनिष्ठ और पारदर्शी प्रशासन के लिए निरंतर खतरा बनाए रखा। वायसराय नीनो द कुन्हा। भारत में नीनो द कुन्हा का वायसराय काल नवंबर 1529 में कार्यभार संभाला। भारत में नीनो द कुन्हा का कार्यकाल भी कुछ हद तक महत्वपूर्ण है। 1 वर्ष के पश्चात वो भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया। गुजरात, जहां बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसीन द्वीप सौंपकर उनसे मदद ली। इसने उन्हें दीव में बेस प्रदान करने का भी वादा किया। वायसराय नीनो द कुन्हा ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली के साथ कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि करने का भी प्रयास किया। गुजरात के बहादुर शाह के साथ पुर्तगालियों का संबंध। बहादुर शाह के पुर्तगालियों के साथ संबंध उस समय बिगड़ गए जब 1586 ईस्वी में हुमायूं भारत से चला गया। चूंकि इस शहर के निवासियों ने पुर्तगालियों से लड़ना शुरू कर दिया था, बहादुर शाह विभाजन की एक दीवार खड़ी करना चाहते थे। इसका विरोध करते हुए पुर्तगालियों ने आपसी बातचीत शुरू की। वार्ता की एक प्रक्रिया के दौरान बहादुर शाह को एक पुर्तगाली जहाज में बुलाया गया और मार दिया गया।